हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस में। आप सभी जानते हैं आपका अपना मॉडल केम स्कूल आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने हूँ टेंसेस का आपका पहला टॉपिक लेकर। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है टेंस। अब टेंस का जैसे ही नाम लिया जाता है तो अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है कि टेंस एक तरह की टेंशन है। लेकिन ध्यान रखिए, टेंस कोई टेंशन नहीं है। टेंस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो टेंस एक तरह की अटेंशन है। अटेंशन, अब किस चीज़ की अटेंशन? अटेंशन आपके लिए है कि आप अब इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग की दुनिया में घुसने जा रहे हैं। टेंसेस की सहायता से आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको जो भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आते हैं उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह के से एक बेटर इंग्लिश को प्रयोग करना आप सीख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंस इज समथिंग दैट मेक्स सेंस। टेंस एक्चुअली मेक्स सेंस इन द प्रॉपर यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, टेंस सबसे पहले है क्या चीज़? सबसे पहले हम कोई भी अगर टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक का हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या चीज़। तो टेंस क्या है? टेंस के बारे में देखिए लिखा है द चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए वर्ब के जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो बदलाव आते हैं वही क्या है? टेंस है। यानी कि टेंस बेसिकली क्या है? द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का समय। अब टेंस है कितने? हमारे पास टेंस होते हैं 3। कौन से? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी सब कुछ हो रहा है, जो इस समय घटित हो रहा है कहीं पर भी, वो सारा का सारा किस में आएगा? आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो बीत चुका है, वो सारा का सारा किसके अंदर पढ़ा जाएगा? पास्ट टेंस के अंदर। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि आगे आने वाले समय में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, हालांकि अनसर्टन है लेकिन उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा, तो सारी घटनाएं किसके अंदर आएंगी? फ्यूचर टेंस के अंदर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमें सिर्फ कितने टेंस करने हैं? 3 टेंस। डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा, 3 ही करने हैं। लेकिन अगर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो ये सभी के सभी जो तीनों हैं, इन तीनों के ही आगे चलकर 4 रूप और होते हैं। कौन से रूप होते हैं? सबसे पहले इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। उसके बाद नंबर 2 पर होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस। किसी भी टेंस के साथ जोड़ देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और नंबर 4 पर हमारे पास क्या होता है? वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से हमने देखा, देखिए 3 टेंसेस, तीनों के 4 रूप। यानी कि अगर मैथमेटिकली इसको समझे हम तो 3 × 4 = 12। तो हमें इनके 12 सब पार्ट्स जो हैं उन सभी को पढ़ना है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़कर क्या करेंगे हम? ये जो 4 हैं, इन 4 के अंदर आगे चलकर 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या? टेंस। लेकिन आगे चलकर इन 4 में, यानी कि जो प्रेजेंट के 4 आए, पास्ट के 4 आए, फ्यूचर के 4 आए, इन 4 पार्ट्स, सब पार्ट्स के अंदर आगे चलकर 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। वो सेंटेंसेस कौन से होंगे? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, इसका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर अफर्मेशन होती है, जिनके अंदर हाँ की भावना होती है, नेगेशन नहीं होती है, इंटरोगेशन नहीं होती है। उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सभी सेंटेंसेस जिनके अंदर नेगेशन होती है, जिनके अंदर ना का प्रयोग होता है, नो नहीं का प्रयोग होता है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सभी सेंटेंसेस जिनके सहायता से हम सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में। नंबर 4 पर हमारे पास होता है क्या, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि वो सभी सेंटेंसेस जिनके अंदर हमने सवाल तो पूछा है, प्रश्न तो पूछा है, लेकिन साथ में उस प्रश्न के क्या है, नेगेशन है, ना, नहीं, नो की भावना है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि 3 टेंसेस के 4-4 सब पार्ट्स, यानी कि टोटल हमारे पास 12 सब पार्ट्स हैं। अब हर किसी सब पार्ट के अंदर 4-4 तरह के सेंटेंसेस, यानी कि अगर हम 12 सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो 12 के अंदर अगर 4 सब पार्ट्स होंगे तो हमें टोटल मिलाकर 48 टाइप के सेंटेंसेस, टाइप्स 4 ही हैं लेकिन टोटल सेंटेंस कितने हो जाएंगे इन तीनों टेंसेस के अंदर, वो होंगे 48। अब 48 के नाम बड़ा लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि 48 सेंटेंसेस कैसे सीखे जाएंगे, अलग अलग सेंटेंस को बनाने का अलग अलग तरीका होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ें अलग होती हैं हर एक सेंटेंस के अंदर, बाकी सब कुछ वही चलता है, मामूली से चेंजेस आएंगे। यानी कि आपने जो 3 सेंटेंसेस सीखने थे उसके जब आप 48 सेंटेंसेस सीखने जाओगे तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको 3 स्टेप्स चढ़नी है या फिर 48 स्टेप्स चढ़नी है। ऐसा तो नहीं है ना कि 48 की 48 स्टेप्स आपको एक ही बार में चढ़नी है। आप इनको 1 एट ए टाइम लीजिए, 2 एट ए टाइम लीजिए। जैसे जैसे आप इनको करके चलेंगे तो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी छत तक आप पहुंच जाएंगे और आपका ये टेंसेस का जो टॉपिक है आपको बिल्कुल इजीली तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने माइंड को इस बात के लिए प्रिपेयर रखना है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी इजी टुडे, आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस टॉपिक वेरी मच। बस ये भावना आपके मन में आएगी तो समझ लीजिएगा आपका टॉपिक अपने आप ही बहुत आसान होता जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसी टॉपिक में थोड़ा और अगर हम आगे चलेंगे तो टेंसेस जो है ये इतना टिपिकल, इतना मुश्किल बच्चों को क्यों लगता है, कारण क्या है? वो कारण होता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, देखिए बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए हमारे आम एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में हमारे क्या होता है, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी टू इंग्लिश किसी भी चीज़ को याद करने की या पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम बाइलिंगुअली पढ़ते हैं। बाइलिंगुअली का मतलब क्या है कि हम हिंदी पहले सोचते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा होती है वो होती है एक्चुअल में हिंग्लिश। हिंग्लिश से मतलब क्या है कि आपका जो हिंदी का, देखिए अगर आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे तो जब आप हिंदी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को देखते हैं तो उस सेंटेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होती हैं उसके अंदर पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और जो वर्ब होती है वो बिल्कुल आखिर में होती है। जैसे एक सिंपल सा हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं कौन है? जो काम को कर रहा है, और काम को करने वाला हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, उस काम का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि मैं क्या कर रहा है, स्कूल जाता हूँ यानी कि उसकी जो वर्ब है वो कहाँ पर आई है, देखिए आखिर में। लेकिन वहीं अगर इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में लेकर जाएंगे तो इसकी जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। क्या होगा, देखिए जब आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लेके जाएंगे तो यही सेंटेंस बन जाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग किस्म की या फिर अलग अलग काइंड की आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब जो थी वो बिल्कुल एंडिंग हिस्से पे थी,
लेकिन जैसे हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आए तो इंग्लिश लैंग्वेज में आते ही क्या हो गया, आपकी जो ये वर्ब थी ये एंडिंग पार्ट से कहाँ पर आ गई है, बीच में आ गई है। बस यहीं पर होता है जहाँ पर बच्चों को थोड़ा दिक्कत का एहसास होता है कि किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय आपको क्या करना होता है कि इस वर्ब के प्लेस को भी चेंज करना होता है। अगर कहीं ये ऐसा ना होता तो शायद इंग्लिश आपको बहुत आसान लगती, आपको सेंटेंस मेकिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्योंकि आपको ये वर्ब की प्लेस जो है ये चेंज करनी पड़ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि इंग्लिश लिटिल बिट आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत डाल लेंगे, आप इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लेंगे, बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, किस तरह के सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगाई जानी है, तो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत फराटेदार हो जाएगी बिल्कुल ही। देखिए अब यही जो हमारा सेंटेंस था, अगर इसको हम इंग्लिश में लेकर आएंगे तो यही सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई गो टू स्कूल। अब देखिए आपकी जो ये वर्ब थी जो यहाँ पर आ रही थी जाता, ये कहाँ पर आ गई, अब देखिए मिडिल पार्ट में आ गई है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी, किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब आपको कैरी करनी है। जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और जैसे जैसे हमारा टॉपिक एंड की तरफ बढ़ेगा आप इजीली किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम सीखते हैं अब धीरे धीरे इन सेंटेंसेस की जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। तो देखिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इस टॉपिक के अंदर घुसने से पहले हमें एक चीज़ और सीखनी है। वो क्या है, वो होता है इंग्लिश में पर्सन्स। मैं यहाँ पर्सन्स को साइड में थोड़ा मेंशन कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन पर्सन्स का इस्तेमाल आपके पूरे टॉपिक के दौरान होगा, तो हम इनको साइड में यहीं पर सेव करके रख लेंगे। पर्सन्स, पर्सन कौन होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी पर्सन के तहत होता है, यानी कि उसको करने वाला कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में हो सकता है। फर्स्ट पर्सन से मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो काम को करता है, जो बोलता है, वो है फर्स्ट पर्सन। अब बोलने के लिए कौन होगा, आई और वी, यानी कि अगर मैं अकेला किसी बात को बोलूँगा तो मैं अपने आप के लिए बोलूँगा मैं यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर देखा जाए तो आई। अगर मेरे साथ मेरे एक दो यार दोस्त होंगे और हम दो तीन बंदे इकट्ठे मिलकर किसी बात को बोलेंगे तो हम अपने आप के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वो होगा वी। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर लेकर आते हैं कि आई के जो डिफरेंट केसेस हैं उनको भी साथ में लेकर आते हैं। जैसे आई है तो आई के साथ क्या होता है, माई, मी, माइन। इसी तरह वी के लिए होता है आवर, आवर्स और अस। लेकिन अगर एक्चुअल सेंस में आप देखने की कोशिश करोगे तो सब्जेक्टिव रूप में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं। क्यों नहीं पड़ती, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ये माई है, अगर आप माई को सब्जेक्ट के रूप में लोगे तो माई जो है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जैसे आप किसी पॉजेसिव प्रोनाउन को कहीं पर भी लेके आते हो तो उस पॉजेसिव प्रोनाउन को अपना मतलब समझाने के लिए किसी ना किसी नाउन को अपने साथ कैरी करना पड़ता है, और जैसे ही उसके साथ कोई भी नाउन लग जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वो थर्ड पर्सन की तरह काम करता है। जैसे देखिए अगर ये माई है और मैं माई के साथ पेन लगा दूंगा, माई पेन। अब माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमने एक नाउन लगा दी पेन। अब ये माई पेन यानी कि मेरा पेन, मेरा पेन कोई थर्ड पर्सन वाली चीज़ है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का जो एक्चुअल काम करता है वो करता है सिर्फ कौन, आई और वी, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में प्रॉपरली इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में भी इसी तरह से जो प्रॉपर यूज होता है वो होता है किसका, यू का। इसके अलावा योर है, योर्स है, इनकी कोई यूजेज नहीं होती। सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव रूप में सिर्फ क्या आता है, आपका यू आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या है, थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट, तीनों सिंगुलर होते हैं। इन सभी का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, दे। और इसके अलावा कोई भी नाउन, आपकी जो नाउन है, नाउन कैन आइदर भी सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई एक नाउन होगी तो उसे हम सिंगुलर की तरह काउंट करेंगे, अगर एक से ज़्यादा नाउन्स होंगी तो उसे हम प्लूरल की तरह काउंट करेंगे। तो ये क्योंकि हमारे पूरे टॉपिक के दौरान हमें चाहिएगा तो इसको हम साइड में यूं ही सेव रख लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है देखिए, अब आगे हम धीरे धीरे करके अपने टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस हमारे पास है वो है आपका कौन सा, वो है प्रेजेंट
इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब है कि जो वर्तमान में अभी अनिश्चितता के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर है। अब वही मैंने जो आपको बताया था कि हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश यानी कि हिंदी टू इंग्लिश। तो पहले हिंदी में पहचान कैसे होगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की? जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है हमें कैसे पता लगेगा? कुछ सेंटेंसेस को देखकर, अगर हिंदी के सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं तो हमें कैसा पता लगेगा कि उनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है? तो उसके लिए हमारे पास हर एक टेंस के लिए हिंदी के सेंटेंसेस की भी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, उसके बाद ती हूँ। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे जाएगा तो वो हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। यानी कि अब आगे चलकर जो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट की जो इसकी जो हम फॉर्मेशंस करेंगे उन फॉर्मेशंस के तहत ही आपको उस सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं किसी भी टेंस के अंदर, तो ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर भी 4 तरह के सेंटेंसेस है। पहली तरह का जो सेंटेंस है उसका मैंने आपको नाम बताया था, क्या बताया था? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस जो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के, वो किस तरह से बनेंगे? किस तरह से बनेंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई हमें फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की फॉर्मेशन क्या होती है? वो होती है सब्जेक्ट आइदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म अकेला लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ होगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट काम को करने वाला, जो काम किया गया वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिस तरीके से जिस वर्ब के साथ, जिस वर्ब की फॉर्म के साथ, जैसे हमने लिखा चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि उस फॉर्म के अंदर जिसके अंदर इस्तेमाल किया है वो क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। अब ये आ गई हमारे पास फॉर्मेशन, लेकिन ये फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अभी इसको समझना बाकी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है स्लैश। स्लैश का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन उसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस होंगे जिनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ क्या लगेगा? एस या ईएस भी लगेगा। अब सबसे पहले हम इस चीज़ को सीखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बिना हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस का मतलब या उस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो गलत हो जाएगी। अगर हमने फर्स्ट फॉर्म की बजाय उसके साथ एस या ईएस लगा दिया जहाँ पर उसका नहीं लगाना चाहिए था, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ लगेगा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है। इसको देखने के लिए क्या करना, हमें फिर से इस पर्सन वाले टॉपिक पे आना पड़ेगा। अब ये पर्सन्स को आप देख पा रहे हो, देखो जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है दे, या फिर एक से ज्यादा नाउन यानी कि प्लूरल काइंड ऑफ नाउन अगर कहीं पर भी होगी तो उसके साथ हमें क्या लगाना है? उसके साथ हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है अगर ये आपके सब्जेक्ट के रूप में आता है, ध्यान रखना है आपको, अगर सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कुछ भी आता है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वरना अगर इसके अलावा जो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या है? ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन, एनी नाउन में क्या लेना हमें? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस और ईएस। आगे देखिए, एक और छोटी सी चीज है, वो क्या है? वो देखिए यहां पर फिर से, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि वर्ब के साथ एस या ईएस, लेकिन उनके बीच में भी ये स्लैश लगा हुआ है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। स्लैश के एक तरफ है एस, दूसरी तरफ है ईएस, यानी कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि एस लगेगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ईएस लगेगा, एक टाइम पर एक ही लगेगा। तो हमें सबसे पहले इसको भी पता लगाना है कि कब हमें अकेला एस लगाना है और कब हमें ईएस लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जो ये आपकी वर्ब है,
इस वर्ब के ऊपर गौर करना होगा। ये जो आपकी वर्ब है, अगर ये वर्ब एंड कर रही हो, किस चीज के ऊपर एंड कर रही हो? डबल एस के ऊपर, एस एच के ऊपर, सी एच, एक्स, जेड या फिर कोई भी वोवल। वोवल्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इंग्लिश भाषा के जो स्वर होते हैं 5, वो पांचों, इनमें से अगर किसी पे भी आपकी वर्ब एंड कर रही होगी तब आपको लगाना है क्या? ई एस। अगर इसके अलावा किसी और लेटर पर आपकी वर्ब एंड कर रही है तो आपको लगाना है अकेला एस। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और आपकी जो वर्ब है उस वर्ब के एंड में डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है या कोई भी वॉवल है तो आपको उस वर्ब के साथ लगाना है ई एस। अदरवाइज आपको, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ये ध्यान रखना होगा आपको, तो अदरवाइज अगर इसके अलावा आपकी वर्ब किसी और लेटर पे एंड कर रही है तो आपको लगाना है अकेला एस। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ तक हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम हिंदी को इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं, तो हम करके देखते हैं कोई भी एक सेंटेंस। हम एक सेंटेंस रैंडमली कोई भी सेंटेंस हम उठा के देखते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो अध्यापक यानी कि इसका जो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अध्यापक को क्या बोलेंगे हम? द टीचर। हो गया सब्जेक्ट हमारा। अब वर्ब क्या काम करता है? वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो पढ़ाना यानी कि टीच। अब देखिए गौर से, हमारा जो सब्जेक्ट है ये है थर्ड पर्सन का सिंगुलर और हमारी जो ये वर्ब है ये वर्ब एंड कर रही है सी एच पे। मैंने अभी बताया था आपको, डबल एस, एस एच, सी एच, ये सी एच पे एंड कर रही है। अगर सी एच पे एंड करेगी तो क्या लगाएंगे इसके साथ हम? ई एस। द टीचर टीचेस, कहाँ पढ़ाता है? इन द क्लास। क्लास को आप क्लासरूम भी बोल सकते हैं कि टीचर कहाँ पढ़ाता है? क्लासरूम में पढ़ाता है। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंसेस। अब जब इसी सिंपल सेंटेंस की बजाय अगर हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हमें नहीं का इस्तेमाल करना है, ना का इस्तेमाल करना है, नो का इस्तेमाल करना है, नोट का इस्तेमाल करना है, तो वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? उसके लिए फिर वही प्रोसीजर होगा आपका, एक सब्जेक्ट आएगा। अब क्या होता है, अब जैसे ही आप ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने लगोगे तो आपको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब, अगर कोई सेंटेंस का मतलब निकालने में आपकी मेन वर्ब जो है वो असफल हो जाए, फेल हो जाए, तो उस मेन वर्ब की जो हेल्प करेगी उस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज। अब फिर वही चीज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म और साथ में आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ वर्ब के साथ हमने एस या ईएस लगाया था, लेकिन यहाँ इस वर्ब के साथ हमने एस या ईएस क्यों नहीं लगाया है? तो उसका भी कारण है। उसका कारण आपका वो मैंने जो बताया आपको अभी कि हेल्पिंग वर्ब आ गया आपके पास। अब इस अगर हेल्पिंग वर्ब को आप ध्यान से देखोगे तो इस हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी ये स्लैश लगा हुआ है और इस स्लैश के एक तरफ है डू, दूसरी तरफ है डज। अगर आप डज के ऊपर गौर करोगे तो डज भी एक्चुअल में क्या है? डज भी एक्चुअल में डू ही है, जिसके साथ क्या लगा हुआ है? ईएस। ईएस लगने का कारण वही है क्योंकि ये ओ पे वावल के ऊपर एंड कर रही है। अब ये ईएस लगा हुआ है तो इसको वैसे तो बोला था डूज, लेकिन हम जनरल यूज में इसको डज बोल देते हैं। तो यहां से आप एक चीज और समझ जाइए। अब डज के अंदर ईएस लगा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि एस या ईएस कब लगता है? एस या ईएस लगता है आपका जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़, तो बस वहीं से समझ जाइए कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको क्या लगाना है? डज लगाना। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन ये ध्यान रखना है आपको। अगर सिंगुलर नाउन होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा आपका सब्जेक्ट, तो आपको उसके साथ लगाना है डज। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट अगर कुछ भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के अंदर तो आपको लगाना है क्या? डू।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ को, ये मैंने बता दिया था आपको जनरल फॉर्म, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट आएगा। वो मैंने आपको जनरली बता दिया कि हमारा जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं हम, तो नेगेटिव में क्या लगाना जरूरी है, हमें नोट लगाना जरूरी है हमें। तो नोट कहाँ लगेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वो हमेशा कहाँ लगेगा, डू या डज के तुरंत बाद, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी किसी भी टेंस के अंदर, ये तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, इसके अलावा आगे चलकर कोई भी टेंस आएगा, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। क्योंकि हर एक टेंस के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अलग अलग तरह की आएंगी, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके तुरंत बाद आप क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल हुआ हो, नोट का इस्तेमाल हुआ। जैसे हमने पहला सेंटेंस किया था कि अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, हम कोई डिफरेंट सेंटेंस लेते हैं, किसान खेत में हल नहीं जोतता है, या फिर किसान खेत को नहीं जोतता है। जोतना यानी कि हल चलाना। अब हल नहीं चलाता, देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट द फार्मर, अब क्या लगाएंगे इसके साथ हम लगाएंगे फार्मर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा क्या लगेगा, डज। क्या नहीं करता वो, प्लग, यानी कि हल चलाना। द फार्मर डज नॉट प्लग द, किसको नहीं करता प्लग, वो खेत को नहीं करता है, कि वो खेत को नहीं जोतता है। सिंपली देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट, और आपका सेंटेंस यहाँ पर तैयार हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास, जो तीसरी तरह का सेंटेंस हमारे पास होगा वो होगा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या के लिए भी ध्यान रखना आपको, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेंटेंस के अंदर क्या आ गया, क्या यानी कि व्हाट, उन्हें पता होता है कि व्हाट का मतलब है क्या। नहीं, जब आप टेंसेस को कर रहे हैं तो जिस टेंस के सेंटेंस के अंदर क्या आएगा उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर टेंस से संबंधित जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको उस क्या के लिए। तो देखिए फॉर्मेशन क्या होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आपको क्या करना है, वो जिस जगह पे थी उस जगह से उठाकर सेंटेंस की शुरुआत में लिख देना है। कुछ नहीं करना, हर एक टेंस में यही चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उस हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह से उठाना है और सेंटेंस के स्टार्टिंग पार्ट पे ले आना है। प्लस दूसरे नंबर पर आपका अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले गए हो तो सब्जेक्ट आ गया आपको उसके बाद। प्लस अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब थी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि क्वेश्चन वाला वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगेगा। अब फिर से वही चीज देखिए आपके पास फिर से क्या है, डू और डज है। इनका यूज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डज कहां लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आपको लगाना है डज। अगर इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो आपको क्या लगाना है, डू। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में है तभी आपको डज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी है तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। देखते हैं हम एक सेंटेंस ऐसा ही करके देखते हैं जिसके अंदर डू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, पॉपुलर गेम है आजकल एक, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे यानी कि दे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हमें पता है प्लूरल के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। तो देखिए डू लगा दिया हमने। अब क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, दे, डू दे। क्या करते हैं वो, खेलते हैं, खेलना यानी कि प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं।
एज सिंपल एज दैट। आप किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस कितना भी लंबा चौड़ा होगा, उसकी आपके पास वोकैब होनी चाहिए, सेंटेंसेस के शब्द जो भी हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, उसे आप इंग्लिश में लिखिए, उनके प्रॉपर प्लेसिंग पे लिखिए, आपका सेंटेंस बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव के बाद क्या है? इंटेरोगेटिव के बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सवाल पूछा गया लेकिन साथ में क्या लगाया गया है? नहीं लगाया गया है। तो इनको बनाएंगे हम। देखिए वही प्रोसीजर फिर से लेंगे हम, डू और डज। हम इसको आगे उठा कर ले आए। कहाँ, किससे आगे ले आए? सब्जेक्ट से आगे ले आए, यानी कि उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब आप याद कीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज था, उसके बाद क्या लगाया था? नोट। अब डू या डज को ले गए हम आगे, तो नोट तो वहीं का वहीं रह गया ना नेगेटिव के लिए। तो ये देखिए नोट प्लस फिर से वही चीज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक चीज और, कई बार मैंने सुना है कुछ बच्चों को कहते हुए कि इसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोले या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोले। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है। आंसर क्या है? आप देखिए सेंटेंस को ध्यान से। कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव कब बन जाता है? कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव तब बन जाता है जब उस सेंटेंस से रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। अब देखिए सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आते ही ये सेंटेंस क्या बन गया आपका? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव तो पहले ही बन गया वो। अगर हम यहाँ पर नोट ना लगाते, जैसे यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, तो ये नेगेटिव तो बनता ही नहीं, लेकिन इंटेरोगेटिव तो फिर भी होता। तो इसका मतलब पहले क्या बोलेंगे हम? इंटेरोगेटिव। नेगेटिव तो वो यहाँ आते आते बना है, तो इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोला जाना ही क्या होगा? बिल्कुल प्रॉपर इसका इस्तेमाल होगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए, कोई भी एक रैंडम सेंटेंस उठाएंगे, क्या वह खाना नहीं खाती है? एक रैंडम सेंटेंस हमने ले लिया कि क्या वह खाना नहीं खाती है। देखिए वह लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि डज शी नॉट। खाना खाने के लिए टेक वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है और ईट वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रॉपर सेंसिंग में अगर लिया जाए तो हमेशा टेक का इस्तेमाल कीजिए, उसे ज़्यादा प्रॉपर माना जाता है। तो डज शी नॉट टेक, और क्या नहीं खाती है? फूड नहीं खाती है। तो ये यहाँ से आपने सारी की सारी फॉर्मेशंस को सीख लिया। क्या क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल कब होना है? जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर आना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कब होना है? जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन आए, सेकेंड पर्सन आए या थर्ड पर्सन का प्लूरल आए। उसी तरह से जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे जाते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू या डज, ये कहाँ लगेगी? इसका भी वही है कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है डू को। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट जो हो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्या? वो रहेगी डज। तो ये हमने सीख ली फॉर्मेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसके बाद आगे मेन हिस्सा क्योंकि हम एकेडमिक इंग्लिश को कर रहे हैं, तो एकेडमिक इंग्लिश में क्या होता है? आपके एग्जाम्स के अंदर ब्लैंक्स आते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करके, जो इसकी डेफिनेशन भी कहती है चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि जो प्रॉपर उसकी फॉर्म चाहिएगी उस पर्टिकुलर टेंस के लिए उसका इस्तेमाल करना। तो आपके पेपर में इसी तरह से आते हैं, एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह से करना होता है, ब्लैंक्स को फिल करना होता है एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करके। तो हम यूजेस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, यानी कि किस तरह के सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या है? अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास डेली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली
ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यानी कि एवरी की सहायता से बने हुए टाइम फ्रेजेस। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास आ जाती है, इनमें से कोई भी वर्ड आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिखाई देता है, तो आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्या भरना है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है देखिए, आपके एग्जाम में क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। आपके एग्जाम के अंदर कोई भी एक सेंटेंस दिया होता है, कुछ भी रैंडमली कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम एक ब्लैंक छोड़ दिया गया है, आपको इस ब्लैंक को फिल करने के लिए कहा जाता है और आपको इसी सेंटेंस के साथ यहाँ पर एक वर्ब दी जाती है। आमतौर पर ये वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है, कभी कभी इसको टू इन्फिनिटिव यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे देते हैं। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर कोई भी हमें फर्स्ट फॉर्म दी है। अब आपको करना क्या, देखिए इस सेंटेंस के अंदर अगर आपको कहीं पर भी ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, टाइम फ्रेजेस मैंने आपको जो बताए हैं, इनमें से कोई भी आपको दिखाई दिया तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाना है। अब ध्यान रखना दूसरा आपको क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये किस तरह का सेंटेंस है। अगर आपका वो सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या फिर सिंपल होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो आपके पास एक और फैसिलिटी होगी, वो क्या होगी कि इस वर्ब के साथ आपको नोट दिया मिलेगा। अगर नोट दिया मिला है, फुल स्टॉप पे सेंटेंस खत्म कर रहा है, तो यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है। अगर यहाँ नोट नहीं दिया गया, सेंटेंस अभी भी फुल स्टॉप पे खत्म कर रहा है, तो यानी कि सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल है। और सिंपल में हमें पता है क्या भरना होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भरना होता है। उसी तरह से अगर इस सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ मिले, फिर भी वही होगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी, अब क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कैसा होगा, ये इंटेरोगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। ध्यान रखना आपको क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट जो भी दिया होगा उससे पहले आपको लगानी है और मेन वर्ब आपको उस ब्लैंक के अंदर लगा देनी, क्योंकि आपको स्पेस जो दिया जाता है अक्सर एग्जाम में वो सिर्फ मेन वर्ब के लिए दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस आपको खुद को क्रिएट करना होगा, खुद को आपको आगे लगानी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, डज शी गो टू सिनेमा रेगुलरली, कि क्या वो सिनेमा मूवी देखने के लिए जाती है। अब देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर दिया होगा गो वर्ब दी हुई है आपको, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया था, यहाँ पर भी कुछ नहीं था। आपको तुरंत समझ जाना है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन साथ में क्या आएगा, डू या डज आएगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका डज है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको क्या लगा देना है, डज लगा देना है। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा रूल हमारा, दूसरा रूल क्या होगा हमारा, अगर कोई भी सेंटेंस आपको जो एग्जाम में दिया जाता है, कहीं पर भी आपको, आगे आप कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़ेंगे वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है जो कि हेयर या फिर देयर, ये दो टाइम फ्रेजेस हैं, हेयर और देयर, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके अंदर भी हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, देखिए हेयर गोज द बेल, अब वही चीज आपको दिया गया था गो, आपने देखा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेयर से। अब जैसे ही हेयर से शुरू हो रहा है और ये सेंटेंस कैसा होगा, हमेशा ये सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे खत्म होगा, यानी कि कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर आपका हेयर या देयर से शुरू हो, ध्यान रखना आपको, कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हेयर या देयर से शुरू होगा तो उसमें हमें क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेयर या देयर वाले सेंटेंसेस में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि आपका सब्जेक्ट हेयर या देयर है, यानी कि जो आपकी वर्ब होगी
एक्चुअल में ये सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल सब्जेक्ट आपका कहाँ पर होता है, वो ब्लैंक के बाद होता है। आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरनी है। अब देखिए बेल है, बेल यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, जो हमने यहाँ पर लगाया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो तीसरा रूल होगा, इसका जो तीसरा यूज़ होगा, वो तीसरा यूज़ क्या होगा हमारा, कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी हैबिचुअल एक्शन दिया गया है, हैबिचुअल एक्शन दिया गया है, या कोई भी सेइंग यानी कि कहावत दी गई है, किसी के द्वारा बताई गई, या फिर कोई भी क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। प्रिंसिपल वो नहीं कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, वो होता है PAL, ये है PLE, यानी कि कोई भी सिद्धांत, जैसे आपके अक्सर साइंस में कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए होते हैं। तो अगर ऐसी किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो उस सेंटेंस में भी आपको क्या लगाना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप, जैसे 2 and 2 make 4। अब आपने देखा, देखिए 2 and 2 make 4, ये एक प्रिंसिपल, एक तरह का सिद्धांत है कि 2 और 2 हमेशा क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 एंड लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इस सेंटेंस में भी आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी होगी, उसे आपको ब्लैंक के अंदर फिल कर देना है। अगला रूल देखते हैं हम। इसके बाद जो अगला हमारा रूल होगा वो क्या कहता है, वो कहता है रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्रीज यानी कि आप किसी भी तरह का मैच देखते हैं, कोई भी मैच, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, किसी तरह का भी आप मैच देख रहे हैं, जब उस मैच की आप इंग्लिश कमेंट्री को सुन रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें जो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं कमेंटेटर के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होते हैं। जैसे अगर आप एक फुटबॉल का मैच देख रहे हैं और फुटबॉल में रोनाल्डो एक बहुत ही पॉपुलर फुटबॉलर है, वो खेल रहा है, तो रोनाल्डो किक्स द बॉल इनटू द नेट्स कह दीजिए या गोल पोस्ट कह दीजिए। तो रोनाल्डो ने क्या किया, बॉल को किक कर दिया, कहाँ पर कर दिया, नेट्स के अंदर या फिर गोल पोस्ट के अंदर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी वर्ब क्या दी होगी, किक दी होगी। आपने देखा आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब आपने उठाई, उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग आपको पता ही है, वो कर दिया। ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ रूल के ऊपर। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई भी कंडीशन पूरी की जा रही हो, जिसमें कोई भी कंडीशन बताई जा रही हो, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वहाँ पर भी क्या लगेगा, हमेशा वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो दिया जाता है उनको जोड़ा जाता है इफ़ के साथ या फिर अनलेस के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं दोनों के साथ जोड़ा जाता है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में इफ़ या अनलेस दिखाई दे और उस इफ़ या अनलेस से पहले आपको जो उसका प्रिंसिपल हिस्सा होता है, प्रिंसिपल क्लाउज वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर आपको फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस दिखाई दे जाए। फ्यूचर इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको पहले वाले हिस्से में दिखाई दे जाए तो जो दूसरा हिस्सा होगा जहां पर आपको ब्लैंक दिया होगा उस ब्लैंक के अंदर आपको क्या भरना है, उस ब्लैंक के अंदर आपको भरना है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भरना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखिए, शी विल not deliver the lecture unless the principal asks her। अब देखिए, ये देखिए unless इसको जोड़ा गया है। अब जब अनलेस से सेंटेंस को जोड़ा गया, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन क्या है कि जब तक प्रिंसिपल उसे नहीं कहेंगे लेक्चर देने के लिए वो लेक्चर डिलीवर नहीं करेगी। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है,
अब जब एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर हमें भरने के लिए कहा गया वर्ब, हमें वर्ब दी गई थी आस्क, तो हमने तुरंत देखा कि अनलेस से जोड़ा गया यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमने तुरंत भर दिया यहाँ पर क्या, आस्क, क्योंकि इससे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल, और वो क्या है, सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा इससे अगला रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, जो इसका लास्ट रूल है एक तरह से, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको सो दैट से जोड़ा हुआ जाता है, उस सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को अगर सो दैट से जोड़ा जाता है, वही कंडीशनल की तरह ही है ये भी, अगर सो दैट से जोड़ा जाए और सो दैट के बाद के हिस्से में आपको मे या कैन नाम के मोडाल्स में से कोई भी मोडाल दिखाई दे, मोडाल्स के साथ अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो मे या कैन के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे जाए और उससे पहले आपको ब्लैंक भरने के लिए कहा जाए, तो उस ब्लैंक में क्या आएगा, उस ब्लैंक में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वही चीज़ सेम थिंग बिल्कुल। जैसे ही गोज टू मार्केट सो दैट ही में परचेज समथिंग। अब बताया गया, देखो कारण क्या है उसका, रीज़न क्या है उसका, क्यों मार्केट जाता है, क्यों जाता है, ताकि वो कुछ भी परचेज कर सके। अब देखिए सो दैट है, लेकिन सो दैट के बाद क्या है, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमने रूल के अंदर बोला है वही चीज़ हमें दिखाई दे गई। सो दैट से पहले हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया गया, हमने देखा हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें वर्ब दी गई थी गो, तो हमने गोज यहाँ पर फिल कर दिया। तो ये होते हैं इसके फिलअप के रूल्स। इसी तरह से देखिए आगे जितने भी टेंसेज आएंगे उन सभी टेंसेज में इसी तरह से उन टेंसेज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन का प्रयोग होगा, बहुत इजी होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों को सीख जाएंगे। आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, एक तरह से इसको हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में रखा है। हम टेंसेज की दुनिया में यहाँ पर घुसे हैं। होपफुली आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, जब तक आपको ध्यान आए। किसी तरह की भी अगर आपकी क्यूरीज हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके मन में शंका पैदा कर रही है, आपको पूछनी है, तो आप वो कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।